उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया, भौतिक विज्ञान में कार्य, ऊर्जा और शक्ति नामक हम चैप्टर पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 3 पर आ चुके हैं। पिछली क्लासेस की बात करें तो हमने एक क्लास में बहुत बढ़िया ढंग से समझा था कि डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल कैसे करते हैं। फिर साथ ही साथ हमने दूसरी क्लास में समझा था कि कार्य क्या होता है, कार्य किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं और नियत बल द्वारा कार्य देखा था। तो आज की कहानी में क्या होने वाला है, आज की कहानी समझे उससे पहले इस चैप्टर में हमने क्या क्या देख लिया है उसके बारे में हल्की सी झलक देखते थे। हमने अदिश गुणनफल देखा, कार्य देखा, फिर कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय है ना, आज इस पर थोड़ी चर्चा होगी। कार्य में भी हमारी थोड़ी बहुत बातें बची है, वो भी हमें करना है। और फिर आने वाले समय में अगली क्लास में हम संरक्षी बल, असंरक्षी बल और केंद्रीय बल पर चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, जो फिजिक्स की फिर से एक और जान है। और उसके बाद में हम फिर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम देखेंगे। अगर आपको गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा और कार्य ऊर्जा या कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गया तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल रहने वाला है। आप बड़ी आसानी से सवाल कर ले जाओगे। फिर हम पढ़ेंगे शक्ति। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं अनियत बल द्वारा कार्य, स्प्रिंग बल द्वारा कार्य। स्प्रिंग बल भी जो होता है वो अनियत बल होता है। इस पर भी आज की कहानी रहने वाली है। और उसके बाद में हम ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कार्य ऊर्जा प्रमेय देखेंगे, है ना। क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय देखने से पहले या गतिज ऊर्जा प्रमेय देखने से पहले ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है ये भी तो हम पता कर लें। ठीक है, तो यह सब कुछ आज की क्लास में हम रखने वाले। चलिए बेटा, बिना समय खराब करे हम शुरू करते हैं अनियत बल द्वारा कार्य से। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा उस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, समझे, जाने कि क्या पढ़ा था हमने, तो हमने ये पढ़ा था सर कि अगर हमारे पास जैसे कुछ बल थे, जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने गुरुत्वीय बल की बात करी थी। किसकी चर्चा करी थी? गुरुत्वीय बल की चर्चा करी थी। ठीक है, इसके अलावा हमने तनाव बल की चर्चा करी थी। ठीक है, इसके अलावा हम घर्षण की भी चर्चा कर सकते हैं, घर्षण बल। और इसी प्रकार से है ना आभासी बल, ये सारे बल कैसे हैं, है ना, यह सारे बल कैसे हैं? ये सारे बल जो है बेटा वो नियत बल है। अब नियत बल कहने का मतलब क्या है कि यह स्थिति और समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होते, है ना। इस ये लिस्ट को हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, काफी सारे बल के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो अभी पढ़े और जिनके द्वारा कार्य लिखना सीखा हमने, उनके बारे में ये चर्चा करी है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने ये जो सारी बातें करी, गुरुत्वीय बल, तनाव बल, घर्षण बल, आभासी बल, ये सब जो चर्चाएं करी बेटा हमने, इन सभी चर्चाओं में अगर हम देखे, जाने, समझे और पहचाने तो यह इसके सामने लिखा जा सकता है सर कि यह सब नियत बल है। कैसे बल है? सब नियत बल है। अब अगर मान के चलो कोई भी एक ऐसा बल है जो स्थिति या समय या वस्तु के बीच में जिसके ऊपर लग रहा है उसकी स्थिति या उसके दूरी कम ज्यादा होती है में परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये देखो यार, गुरुत्वीय बल, तनाव बल, अगर एक वस्तु को मैं खींच रहा हूं नियत बल से तो तनाव बल नियत रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। गुरुत्वीय बल mg हमेशा नीचे की तरफ लगता है, यह भी एक नियत बल है ना। इसी प्रकार से घर्षण बल, अगर मान के चलो एक वस्तु गति कर रही है तो उस पर घर्षण गुणांक नियत है, उसका नॉर्मल अगर नियत है तो उसका घर्षण बल भी नियत ही होगा, तो वह नियत बल के अंदर आया था। आभासी बल भी अगर हम बात करें या छदम बल की बात करें तो अगर एक वस्तु त्वरित है तो उसमें त्वरण का मान नियत होता है तो उसका बल भी नियत होगा, ma नियत बल होगा। लेकिन अगर मान के चलो बेटा, अगर कोई भी बल है, बल समय या स्थिति के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है तो
तो क्या बोलेंगे बेटा हम बोलेंगे सर कि यह जो बल है वह परिवर्तीय बल में आएगा। किस प्रकार का बल आएगा? परिवर्तीय बल या अनियत बल, है ना। तो हम इसे परिवर्तीय बल, परिवर्तीय बल या अनियत बल कहेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि परिवर्तीय बल या ये अनियत बल कैसे हो सकते हैं। तो इनके ऊपर एग्जाम्पल समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। चलो तुम लोग कोई एग्जाम्पल दो मुझे परिवर्तीय बल का। तो सर अपरिवर्तीय बल, तो परिवर्तीय बल या अनियत बल का एग्जाम्पल दो मुझे, है ना। तो यहाँ पे जो बल परिवर्तित हो रहा है उसका एग्जाम्पल, जैसे फॉर हम बोले सर एक द्रव्यमान m1 है, ये द्रव्यमान m2 है, इनके पिंड के मध्य जो दूरी है वो r है, इनके मध्य जो दूरी है वो कैसी है? r है। तो अगर ये r दूरी है बेटा तो इनमें जो बल होगा वह होगा g m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बल कैसा हो गया? यह बल अनियत बल हो गया। कैसा बल हो गया? यह अनियत बल हो गया। इसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं हम इसे। इसी प्रकार से बेटा, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, हो सकता है कि यहां पर आवेश के बारे में हमें थोड़ा बहुत ज्ञात होता ही है। आवेश है Q1 Q2, इनके बीच में दूरी है r, तो यहां पर जो बल होगा वह होगा K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये भी कैसा बल है? यह भी अनियत बल है। और ये कौन सा बल है भैया? यह विद्युत बल है ना, स्थिर विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल। तो ये जो सभी बल है वो कैसे है? अनियत बल है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें चमकना चाहिए ना। जैसे अगर हम बात करें कि नाभिकीय बल जो होता है ना, तो नाभिक जो बल है वह, अगर इलेक्ट्रॉन पे बात करें, वो जो बल है वह भी स्थिर विद्युत बल ही है, वो भी एक तरीके का अनियत बल ही होगा। तो यहां से हम ये एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया और अब हमें क्या पढ़ना है। तो सर अगर बल अनियत है ना, आगे बढ़ रहे हैं हम, अगर बल अनियत है तो उसको कैसे हल किया जाए, उससे कार्य कैसे निकाला जाए। जैसे अनियत बल का एक और छोटा सा रूप मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। ये तो कुछ विराट रूप देख लिया हमने, कुछ छोटा सा रूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल F बराबर x स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। मेरे बच्चों ये बताओ, ये अनियत बल है या नियत बल है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये जो बल है वो x पर निर्भर कर रहा है, स्थिति पर निर्भर कर रहा है, स्थिति बदलेगी तो बल परिवर्तित हो जाएगा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर यह डेफिनेटली 110% कैसा बल है? सर यह अनियत बल है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैंने लिखा है F बराबर A साइन ओमेगा t, तो मैंने पूछा बच्चों ये कैसा बल है? तो यह भी किसके उदाहरण है? यह भी अनियत बल के उदाहरण है। यह भी किसके उदाहरण है? अनियत बल के उदाहरण है। क्लियर है कहानी? तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें बहुत बखूबी रूप से पता है और एक थोड़ा कॉमन सेंस की बात है कि सर यह समय के साथ बल परिवर्तित होगा, एक्स के साथ बल परिवर्तित होगा, तो हम इनको हल नहीं कर पाएंगे, इनको हल करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हमने जो पुराने पढ़े उनके जैसा तो नहीं है। उनको हम सीधे सीधे, पहले वाले में क्या करते थे, हम सीधे सीधे F डॉट S कर देते थे, दिशा देख लेते थे, कोण देख लेते थे, अगर एक ही कोण में है तो F इंटू S करके कहानी खत्म, पैसा हजम। लेकिन अनियत बल को अब हम कैसे हल करेंगे? तो अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा कार्य कैसे लिखेंगे। बेटा कार्य कैसे लिखा जाए, कार्य क्या होगा अनियत बल द्वारा? तो देखो कार्य की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी F डॉट S। यह किसके लिए था? यह नियत बल के लिए परिभाषा थी, नियत बल। और इससे जुड़े काफी सारे एग्जांपल्स भी हमने किए थे। लेकिन अगर अनियत बल होगा बेटा तो हम यहां लिखेंगे dW बराबर F डॉट ds, वेक्टर का इंटीग्रेशन। घबराओ मत,
बहुत तुच्छ कोटि की बात है, धैर्य रखो। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एफ डॉट ds का इंटीग्रेशन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि देखो बेटा, अगर मान के चलो हमारे पास एक वस्तु है, उस पे बल अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जा रही है, इधर से वहां तक पहुंची, एक्स में, वाई में, जेड में, किन्हीं भी दिशाओं में जा सकती है। तो अब हमें उसका विस्थापन लिखना सीखना है। तो यहां पर अब हम सदिश रूप में एफ और ds को लिखेंगे। क्यों भैया सदिश रूप में क्यों लिखा जा रहा है इसे सदिश रूप में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि एफ जो है वह भी एस पर या विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि मेरी एक वस्तु किसी भी एक स्थिति पे, तो मुझे नहीं पता है ना, तो कोई भी एक वस्तु किसी एक स्थिति पे हो सकती है और वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जा रही है, जैसे यहां से ये यहां तक गई ना, या वस्तु यहां पर थी, ये यहां से किसी इस स्थिति पर, मतलब यहां से इधर हवा में कहीं चलेगी। तो मैं अगर व्यापक रूप से बात करी जाए तो हम लिख सकते हैं सर जो एफ वेक्टर हो सकता है, एफ मतलब क्या है, हमारा बल। तो बल एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। तो बल को मैं लिख सकता हूं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, क्योंकि बल को तो कुछ भी हो सकता है ना यार, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। इसी प्रकार से ये जो बातें बोल रहा है एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूं मैं ना, ऐसे कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल ऐसी खतरनाक दुनिया के परे वाली बातें नहीं कर रहा हूं ना, भैया शनि ग्रह वाले लोगों के लिए बात बोली जा रही है। ये क्या है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। हम बल को जो एक्स वाई जेड में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो डीएस सदिश है, डीएस सदिश, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप। क्या कर दिया बच्चों मैंने उसे एक्स में, वाई में, जेड में ना, मतलब डीएक्स डीवाई डीजेड, एक्स का, वाई का और जेड का छोटा छोटा सा विस्थापन है ना। ये डीएस ऐसा गया, मान के चलो ये यहां से इधर की तरफ गया, तो एक्स में कुछ चला होगा, वाई में कुछ चला होगा और जेड में कुछ चला होगा। ये मेरा एक पेन है जो किसी को, अब देख यार भाई है ना, एक छोटी सी बात तुम्हें एहसास होना चाहिए अपने दिली मन में कि जिस फोन की स्क्रीन पर तुम चीजें देख रहे हो वो फोन की स्क्रीन 2D स्क्रीन है, द्विविमीय है। उसी प्रकार से ये जो मेरा बोर्ड है ये भी द्विविमीय है, लेकिन हमें जो दुनिया आसपास नजर आती है वो 3 डायमेंशनल है ना। फोन में 3D नहीं दिखता, फोन में 2D दिखता है, 2D। तो अगर मैं तुझे पेन ऐसा करके बता रहा हूं तो मान ले मेरी बात कि ये पेन जो है वो किसी कोण पर इधर ही कहीं जा रहा है। हाँ सर दिखता भी है ना। तो यहां पर देख क्या होगा, कुछ वस्तु है ना, ये पेन के अनुदिश यहां से यहां तक चलकर गई, तो ये कुछ एक्स में इधर चली होगी है ना, पढ़ लेता हूं मैं, भाई एक्स में इधर कुछ चली होगी है ना, वाई में कुछ इधर ऊपर गई होगी और फिर उसके अंदर जेड में कुछ आगे गई होगी। तो ये क्या हुआ होगा, यह dx dy और dz से अपनी स्थिति में परिवर्तन आया होगा। तो छोटा तो डेल्टा एक्स को ये ds को dx dy और dz लिख दिया मैंने। अब हम कार्य निकालते हैं। तो कार्य क्या होगा सर, ये कार्य छोट होगा dw है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx है ना। देख चिंता मत कर, मैं फॉर्मूला बना के देने की कोशिश कर रहा हूं बस। तो यहाँ पे लिखेंगे सर, हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो यहां पर अगर हम डॉट करें और समझे और जाने तो एक्स एक्स वाले मल्टीप्लाई होंगे, वाई वाले मल्टीप्लाई होंगे और जे जे वाले जेड जेड वाले मल्टीप्लाई होंगे। तो इसमें लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। ये जेड लिखने का अपन का स्टाइल है भैया, उसको मैं काट देता हूं है ना। तो यहां से अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कार्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा है ना। तो इस यहां से हमको अगर x में मतलब
f दिया हुआ है, x में दिया हुआ है, y में दिया हुआ है और z में दिया हुआ है, तो हम उसमें कार्य निकाल सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन दिया है x के सापेक्ष, तो मैं केवल इसका उपयोग करूंगा, ये दोनों मेरे लिए है ही नहीं। y में दिया होता तो इसका उपयोग करता, ये दोनों का उपयोग ही नहीं करता। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर वर्क क्या क्या होंगे उस पे बातें बिठा सकते हैं। क्लियर है कहानी? मजा आया बेटा? चलिए हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और मजा हमारा बढ़ पाए। जैसे फॉर एग्जांपल देख, अभी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद में वही क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से और बड़े जब हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन को और बड़ा करके भी पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो यहां पर अगर मान के चलो बहुत छोटे से एग्जाम्पल शुरुआत, यदि f बराबर एक्स स्क्वायर है तब प्रश्न, तब x बराबर 1 मीटर से x बराबर 3 मीटर तक में किया गया कार्य क्या कार्य होगा, किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य कैसे लिख सकते हैं? देखो भैया कार्य कैसे लिख सकते हैं, कार्य कैसे लिख सकते हैं? कार्य लिखने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, f दिया गया है, x दिया गया है और कहां से कहां तक दिया गया ये भी पता है। तो कार्य कैसे लिखे सर, कैसे लिखे कार्य, है ना? चलो भैया छोड़ो उसे, यहां पर ध्यान दो। कार्य होगा इंटीग्रेशन ऑफ f dx, क्यों? क्योंकि ये मुझे x में ही दिया है। इंटीग्रेशन जो है वह dx में है ना, dx पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं क्योंकि x वेरी कर रहा है, क्या ये बात चमकती है सभी को? तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा कार्य बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f की जगह लिखेंगे हम x स्क्वायर dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है सर? 1 से 3 तक। अरे सर इतनी छोटी सी बात थी क्या, इतने परेशान हो रहे थे? हाँ बस यही बात है, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर जो कार्य है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सो जाएगा एक्स क्यूब बटा 3। कैसे आया? एक एक जोड़ दे, ये 1 से 3, तो एक बार 3 रखेंगे एक बार 1 रखेंगे, तो कार्य क्या हो जाएगा? देखो भैया कार्य हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 का क्यूब बटा 3 माइनस 1 का क्यूब बटा 3। क्या करा मैंने? एक बार 3 रखा एक बार 1 रखा, तो यहां से क्या बन गया सर? यहां से बन गया 3 का क्यूब, मतलब कि यहां पर हो जाएगा, देखो 3 का क्यूब 27 बटा 3 माइनस 1 बटा 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, है ना? मुझे पता है कुछ तेजस्वी लोग हैं हमारे बीच में जिन्होंने 3 से 3 काट दिया होगा, है ना? बोले 3 ऊपर है 1 3 नीचे है, तो 3 से 3 काट दो। तो ये बेटा नहीं काटो। क्यों नहीं काटो सर? क्योंकि अगर देखो एलसीएम लेना पड़ेगा फिर से मेहनत करना पड़ेगा। 27 में से 1 माइनस करना ज्यादा आसान है, 26, है ना? डबल मेहनत क्यों करे? आई बात समझ में? जैसे हम लिख सकते हैं सीधे 26 बटा 3 जूल, ये हमारा कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा कार्य? एकदम आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास परिवर्तित हो रहा है, बल जो है वो अनियत है और वह स्थिति के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस पे एक और एग्जांपल करते हैं, बढ़िया सा प्रीवियस ईयर सवाल है ना, और सर बहुत पुराना है, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सवाल से मतलब है। सवाल में बोला है कि एक स्थिति पर निर्भर बल F बराबर, देख कितना जटिल समीकरण दिया है। ये जटिल है क्या? नहीं। 2 किलोग्राम वस्तु के 2 किलोग्राम के एक छोटे पिंड पर कार्य करके इसे x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। तो आपको यह बताना है कि कार्य कितना होगा जूल में। चलिए बेटा, तो यहां पर कार्य कितना होगा हम बिल्कुल तेजी में देख लेते हैं। तो ये कैसे देख सकते हैं हम? सर हम देखेंगे कार्य जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ f dx होगा। सर क्या हमेशा x में ही होगा? चिंता मत करें, नीट लेवल पे जो हम सवाल करेंगे उसमें 99.9% में x ही होगा। अगर कुछ y भी आ सकता है तो हम उसे आगे चलकर समझ लेंगे और कर लेंगे। y कब आ सकता है, क्या हो सकता है उसमें, वो आने वाले समय में आपको बताऊंगा जब हम उसे स्थितिज ऊर्जा के रूप में ले जाएंगे, है ना? धैर्य रखो, अभी बहुत लंबा खेल है हमारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? f क्या हो गया? f हो गया सर 7 माइनस
2x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो जाएगा सर, देखो ध्यान से देखना, देखो मगर ध्यान से, यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे 7x माइनस 2x स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x क्यूब बटा 3। देखो यार, महीनों से अब अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये इसमें किसी को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पॉज करके आप सीधे सीधे अपना आंसर भी कमेंट कर सकते हो, है ना। क्या किया मैंने, 7 जो है एक नियत मान उसको बाहर रखा तो dx का dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर 2 को ऐसा कैसे रख दिया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा 2 कर दिया, 3 को ऐसा कैसा रख दिया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया x क्यूब बटा 3। तो मजा आ गया, यहां से x 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहां पर कितना बनेगा सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं होगा बालक, कर सॉल्व कर, आसान है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं सर हो जाएगा 7, देखो अब एक बार, चलो एक बार अच्छे से लिख देता हूं, 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 5 तक इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 5 तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो यहां पर हो जाएगा 7, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 0 हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस 5 का वर्ग माइनस 0 का वर्ग प्लस 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो कितना आ गया सर जी, सर यहां से आ जाएगा 35 माइनस 25 प्लस 5 का क्यूब होता है 125, तो ये हो जाएगा 35 में से 25 गया, 10 10 प्लस 125 135 हो गया, 135 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से अगर स्थिति के साथ परिवर्तन आ रहा है तो हमको कोई भी समीकरण दिया जाए हम चीजें हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते बेटा इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की तरफ, है ना। अभी अभी हमने जो समीकरण पढ़ा उसके ऊपर और थोड़ा सा गौर फरमाते हैं और उसके बारे में और चीजें समझते हैं। मान के चलो मेरे को लिखा हुआ था F बराबर W बराबर एफ डी एक्स, है ना। अब बार बार हम एक्स डी एक्स ही लिखेंगे, एफ डी एक्स लिखेंगे क्योंकि हम एक्स दिशा की ही बातें करेंगे। ज्यादातर वाई में भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, जेड में भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा इसी को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये dx को नीचे ले जाऊं, इसे अभी मैं dw लिख देता हूं, है ना। dx को नीचे ले जाऊं तो इसे लिख सकता हूं मैं dw बटा dx जो होगा वो f के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब डिफरेंशिएशन का मुझे कार्य पता तो उसमें अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे बल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर और क्या, और एक और इंपॉर्टेंट सी बात मुझे यहां पर चमकती है बेटा, क्या चमकती है कि अगर मेरे को कभी f और x, बहुत ध्यान समझना, f और x के मध्य ग्राफ दिया जाए, f और x के मध्य ग्राफ दे दिया जाए, तो क्या होगा ग्राफ से, ये बताओ। f और x के मध्य ग्राफ, तो इस ग्राफ से क्या करूंगा मैं, क्या पता कर सकते हैं सर, f और x के मध्य ग्राफ का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा वह क्षेत्रफल मुझे कार्य देगा, वर्क या कार्य देगा वो। आई बात समझ में। इसी प्रकार से अगर मेरे पास कार्य और x या स्थिति के मध्य ग्राफ है तो इस ग्राफ की ढाल जो होगी, ढाल वो मुझे क्या देगी, बल। तो ये दो इंपॉर्टेंट सी बातें जो आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या कि ये एक कार्य है एक बल है ना, बल है या ढाल है, ठीक है। तो यहाँ पे ढाल से मुझे कार्य पता चलेगा और अगर मुझे क्षेत्रफल कल को f और x के मध्य ग्राफ दे दिया तो उसका क्षेत्रफल मुझे कार्य दे देगा। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम बचपन से समझ रहे थे सर कि अगर ये इंटीग्रेशन आया मतलब कि एरिया और डिफरेंशिएशन आया मतलब कि ढाल। चमकती है छोटी सी बात। चलो भैया, तो अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान के चलो यहाँ पे बोला है कि बल व स्थिति के मध्य संबंध चित्र दर्शाया गया है हमें।
फिर बोला है कि वस्तु को x बराबर 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक विस्थापित करने में बल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा, है ना। तो मतलब 1 मीटर, देख मैं एक बार लाइन को है ना थोड़ा सा अलग कलर से बोल्ड कर देता हूं ताकि तुम्हारे दिल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर ये देखो, ये ऐसा चले हम, फिर ऐसा गए, फिर ऐसा गए, फिर ऐसा गए, फिर ये नीचे गया, फिर ग्राफ इधर गया, फिर ग्राफ इधर गया, फिर ग्राफ इधर गया। तो कितना भला इंसान है यार, ग्राफ बिल्कुल ही छोटा छोटा बना कर दिया, फिर ये कहां तक जा रहा है नहीं बताया। लेकिन अगर हम बात करें जाने और समझे हमें कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, एरिया को निकालूंगा कि अभी अभी मैंने बताया कि बल और स्थिति के मध्य ग्राफ, तो क्या ये ग्राफ बल और स्थिति के मध्य है? हाँ जी सर बिल्कुल, ये ग्राफ किसके मध्य है? बल और स्थिति के मध्य ग्राफ है। तो इससे मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कार्य। ज्ञात कीजिए कार्य। तो अगर कार्य ज्ञात करना है बच्चों, तो कार्य कैसे ज्ञात होगा? सर ग्राफ के क्षेत्रफल से मुझे कार्य पता चलेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? तो सर क्षेत्रफल कहां का निकालना है, पहले ये भी सोचो। 1 से 5, तो 1 से 2 ये आएगा, फिर 2 से 3 ये आएगा, फिर 3 से 4 ये आएगा, और 4 से 5 ये वाला एरिया आ जाएगा। तो अगर ये सारे क्षेत्रफल निकाल दूं तो बात बन जाए। चलो बेटा, तो बहुत ही जल्दी से कार्य लिखते हैं हम। कार्य t बराबर 1 से t बराबर 2 सेकंड के मध्य। तो 1 से 2 सेकंड के मध्य ग्राफ क्या है सर? ये रहा। तो इसका कार्य क्या आ जाएगा? यहां पर सर हम कार्य लिख सकते हैं, वर्क जो हो जाएगा वो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया ही हो जाएगा 1 × 10, मतलब आगे 10 तो आया सर, लेकिन इसमें है कुछ चक्कर, इसमें है कुछ है झोल। यहां लिखा है सेंटीमीटर और यहां लिखा है डायन। तो हम क्या करें? सोचने वाले सोचते रह गए, बताने वाले बताकर चले गए। यहां पर आएगा अर्ग। क्या आएगा? यहां पर अर्ग आएगा। अर्ग क्यों आया? क्यों आया अर्ग भैया? अर्ग इसलिए आया गुरुजी क्योंकि यहां पर डायन है और सेंटीमीटर बैठा है। डायन और सेंटीमीटर दोनों सीजीएस मात्रक होते हैं। कैसे मात्रक होते हैं? सीजीएस मात्रक होते हैं। तो यहां पर जब कार्य लिखेंगे तो कार्य का भी हमें सीजीएस मात्रक ही लिखना पड़ेगा, अर्ग। बहुत ही खूबसूरत जवाब। ऐसे ही अगर मैं देखूं बेटा, t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के मध्य क्या हो रहा है, तो कार्य क्या लिखेंगे सर यहां से? सर ये तो अब आसान सी बात है, ये आ गया डुंग 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 डुंग, ये है 1, 2 से 3 मतलब कि 1 गुणा 20, तो यहां पर आ गया 20 अर्ग। क्या आएगा? 20 अर्ग। ऐसे ही t बराबर 3 से t बराबर 4 तक में देखेंगे तो यहां पर कार्य क्या आ जाएगा? तो सर 3 से 4 मतलब ये 1 है और ये -20 है, तो 1 × -20 है ना। तो यहां पर देख, मुझे कैसे पता चला कि बल नेगेटिव है और विस्थापन तो पॉजिटिव में होते जा रहा है। तो ये हो गया सर -20 अर्ग। तो इसने तो कर दिया मामला बंटा ढाल। क्यों? क्योंकि ये है पॉजिटिव में, ये है नेगेटिव में। आगे देखते हैं, कहानी खत्म नहीं हुई है। t बराबर 4 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड के मध्य देखते हैं। तो यहां पर किया गया कार्य क्या होगा सर? ये वाला कार्य होगा, ये वाला कार्य। ये कार्य क्या होगा सर? 1 × 10 मतलब ये हो जाएगा 10 अर्ग। तो अगर मैं कुल कार्य देखूं, क्या देखूं? कुल कार्य, तो कितना आएगा? इसे निकालना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात है क्या? नहीं 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 सर, अब तो बहुत आसान हो गया है। कुल कार्य, मुझे पता है मेरे में मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया होगा। कुल कार्य t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड में क्या होगा? तो सर जी कुल कार्य जो होगा वो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो क्या आएगा कुल कार्य? सर जी यहां से कुल कार्य जो होगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वर्क हो जाएगा सर, यहां से वो हो जाएगा 10 + 20 -20 + 10 मतलब बचा 20 अर्ग। ये मेरा आंसर आ गया।
क्लियर है कहानी? तो बेटा इतनी आसानी से मैं ये बड़े विराट सवाल भी चुटकी बजाकर हल कर सकता हूं। तो जो परिवर्तीय बल है उसमें ये कहानी हमें पता होनी चाहिए। अब हम परिवर्तीय बल में और आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट कहानी की तरफ जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग बल द्वारा कार्य। क्या कहते हैं भैया हम इसे? स्प्रिंग बल द्वारा कार्य। स्प्रिंग बल द्वारा कार्य ये क्या है? अभी गोली मारो, अभी पहले जो समझा रहा हूं वो समझो। मान के चलो मैंने बोला यदि F बराबर kx बल है तब x बराबर x1 से x बराबर x2 तक ब्लॉक को विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, है ना? तो यहां पर इसको विस्थापित करने में कार्य क्या होगा यह कैसे करेंगे ना? तो इसको विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो यहां पर कार्य कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो बेटा कार्य कैसे निकाल सकते हैं? विस्थापित, ब्लॉक को विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो ये करना कोई हमारे लिए रॉकेट साइंस वाली बात है? कोई बहुत जोरदार बात है क्या हमारे लिए? नहीं सर, ये हमारे लिए कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हमें बल दिया गया है ना, हमें बल दिया गया है और हमें बोला गया है कि ब्लॉक का विस्थापन के कारण कार्य ज्ञात कीजिए, तो सर ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। क्या होता है? एफ डी एक्स इंटीग्रेशन। अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं? पहले एक बार मैं रखूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर के एक्स, है ना? जो होशियार बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एफ बराबर के एक्स क्या है, यह आएगा x1 से x2 तक। तो क्या आ गया सर? सर यहां पर अगर हमने इंटीग्रेशन करा तो उसका इंटीग्रेशन आएगा kx स्क्वायर बटा 2 x1 से x2 तक। कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। तो एक बार x2 रखो, एक बार x1 रखो, तो कार्य का मान क्या आया? कार्य का मान आ गया सर k/2 और यहां पर बचेगा एक बार लिखेंगे x की जगह x2, तो यहां पर हो जाएगा x2, अरे x स्क्वायर बटा 2, है ना? के x स्क्वायर बटा 2, मैंने x स्क्वायर बोला था अभी। x का जो मान है बेटा ये, अरे यार के बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन करना तो k स्क्वायर बटा x स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा यार इंटीग्रेशन। तो x स्क्वायर बटा 2 इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर, तो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इज माई आंसर। क्लियर है कहानी? तो ये हम इसको याद रख सकते हैं क्या? बिल्कुल याद रखना ही है। ये वास्तविकता में मालूम है तुम्हें क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ना? और ये जो सूत्र है ये स्प्रिंग का कार्य है। किसका कार्य है? स्प्रिंग बल द्वारा कार्य, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य है। ये कैसे पता चला मुझे ये स्प्रिंग बल द्वारा कार्य है? अरे मूर्ख बालक, यहाँ पर ना ये ऐसा लग सकता है स्प्रिंग बल द्वारा कार्य, स्प्रिंग बल के विरुद्ध किया गया कार्य। क्योंकि अगर मैं को याद करूं, मैं ऐसा कुछ मैंने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि यहाँ पर सर अगर एक स्प्रिंग है या साम्य अवस्था में अभी यह साम्य अवस्था में है, तो अगर मैं कहूं और जानूं और समझूं, तो यहां पर अगर मैंने इस स्प्रिंग को, है ना, ये थोड़ा सा तो सीधा बना देते हैं हम, अगर मैंने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस किया, दबाया, तो क्या होगा सर? इसमें कुछ x1 ये हमने करा था पहले,
या x इसमें कुछ संपीड़न आ गया। तो ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग बल देखोगे तो समय हमने प्रत्यानंद बल कहा था और वो इस तरफ लगता है, और मेरे को जो बल लगाना पड़ेगा वो इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये जो बल होता है इसे हमने एफ एक्सटर्नल बोला था या बाह्य बल बोला था, याद आया कुछ कुछ? तो ये होगा हमारा बाह्य बल। तो बाह्य बल जो होगा वह होता है, बाह्य बल जो होता है वो बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, ये एफ आर। एफ आर क्या था? एफ आर जो है ना, एफ आर जो खुद है बेटा, एफ आर को हमने बोला था प्रत्यानंद बल, और ये जो होता है वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? माइनस के एक्स के बराबर। तो माइनस के एक्स के बराबर ये बल है, बहुत ही तेजी में जोरदार तरीके का बल है। तो इसे जैसे हम छोड़ेंगे तो ये बाहर की तरफ बल लगेगा और ये बाहर की तरफ भागना चालू करेगा। तो यहां पर ये जो प्रत्यानंद बल है ये F बराबर माइनस के एक्स है, तो इसका जो कार्य होगा वो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आ जाएगा। ये किसका कार्य है? ये कार्य, अरे ध्यान से समझ, यह कार्य है बाह्य बल का। क्यों? क्योंकि मेरा बल लग रहा है इस दिशा में, विस्थापन भी हो रहा है इस दिशा में। कॉमन सेंस, मेरा बल लग रहा है इस दिशा में, विस्थापन भी हो रहा है इस दिशा में। मैं खींचूंगा तो मेरा बल लग रहा है बाहर की दिशा में, विस्थापन भी हो रहा है बाहर की दिशा में। लेकिन किंतु परंतु हमें ये बात भी समझनी होगी कि अगर मैं यहां पर स्प्रिंग बल द्वारा कार्य लिखूंगा, क्या लिखूंगा? स्प्रिंग बल द्वारा कार्य। तो स्प्रिंग बल द्वारा कार्य क्या आ जाएगा बेटा? सर स्प्रिंग बल द्वारा जब अगर हम कार्य लिखने जाएंगे तो वो जो कार्य है वो कार्य हमारा आ जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बल लगेगा इस तरफ और विस्थापन हो रहा है इस तरफ। अरे भैया, स्प्रिंग हमेशा उल्टी दिशा में बल लगाती ना, तू दबाएगा तो तुझे खोलना चाहेगी, तू खींचेगा तो तुझे वापस दबाना चाहेगी, तो उल्टा होगा बस। तो स्प्रिंग बल द्वारा कार्य हो जाएगा माइनस, इसका नेगेटिव कर दो या इसका नेगेटिव कर दो, कहीं पर भी नेगेटिव लगा लो, फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा के एक्स बटा दो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से मैं सवाल में पढ़ना होता है कि वो कार्य किसका पूछ रहा है, स्प्रिंग बल का कार्य पूछ रहा है या बाह्य बल का कार्य पूछ रहा है। क्लियर है बेटा? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार सा टॉपिक। इसी में और भी चर्चाएं करते हैं, चिंता मत करो, क्वेश्चंस करेंगे तब जब जाके बातें और चमकेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, मेरे को बोला कि यहां पर इस ब्लॉक को x बराबर 0 से x तक खींचा गया। क्या किया गया? x खींचा गया। x प्रसार में किया गया कार्य, देख किया गया कार्य मतलब कि मेरा कार्य पूछ रहा है वो, है ना। तो यहां पर स्प्रिंग में x प्रसार के लिए किया गया कार्य, स्प्रिंग में x प्रसार के लिए किया गया कार्य, तो सर अब हमारे लिए जो x1 है वो तो 0 हो चुका है और x2 जो है वो x बन चुका है। x2 कितना बन चुका है? x बन चुका है। तो मैं यहां पर जो कार्य लिखने जा रहा हूं वो कार्य क्या होगा? वो वर्क या कार्य लिखा जाएगा, वर्क या कार्य लिखा जाएगा। वो हो जाएगा k बटा दो। x1 की जगह हमें लिखना है 0 और x2 की जगह लिखना मुझे x, तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? हाफ
के एक्स स्क्वायर, है ना। देखो इसको यूजुअली हम ऐसे हाफ के एक्स स्क्वायर के रूप में याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी से याद भी रहता है और दुनिया भी इसे ऐसे करती है। ऐसे ही अगर मैंने इसी में स्प्रिंग बल का कार्य पूछ लिया होता, इसी में अगर कुछ स्प्रिंग में एक्स प्रसार के लिए किया गया कार्य, कुछ नहीं बोला मतलब कि बाह्य बल का कार्य पूछाइए, है ना। लिख लो अगर कंफ्यूजन हो तो ये ब्रैकेट में लिख लो बाह्य बल का, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा नहीं भैया हमको तो स्प्रिंग का ही कार्य चाहिए, तो क्या करोगे, नेगेटिव लगा लोगे बस, है ना। क्या कर लोगे, नेगेटिव लगा लोगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। चाहो तो ये एक छोटी सी लाइन में यहां पर लिख भी देता हूं, स्प्रिंग का कार्य, स्प्रिंग बल का कार्य, स्प्रिंग बल का कार्य लिख लो भैया फटाफट। स्प्रिंग बल का कार्य जो होगा वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते, क्वेश्चन प्रश्न के रूप में एक बात लेंगे हम, है ना। तो ये प्रश्न जो है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट एक और बना के दे रहा हूं मैं तुम्हें स्प्रिंग के लिए, आप आधे अनादिकाल तक याद रख सकते हो, जिससे स्प्रिंग के जो कुछ सवाल है वो डायरेक्ट कर ले जाओगे, है ना। देखो कैसे, हमने ऐसा बोला कि यदि मानो यदि स्प्रिंग को जीरो या 0 सेंटीमीटर से x सेंटीमीटर तक, कोई x सेंटीमीटर तक, मतलब मैंने इसको 0 से x तक खींचा, या प्रसार भी कर सकते हैं या संपीड़ित भी कर सकते हैं ना। तो x सेंटीमीटर तक प्रसार करने में W कार्य होता है। W कार्य होता है। तो अब हमें बताना है कार्य होता है तब x से 2x प्रसार करने में, x से 2x प्रसार करने में कार्य कितना होगा। ठीक है, एकदम आसान सा सवाल है ना, बिल्कुल तुच्छ कोटि का। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमारे पास है सर ये है x2 ये है x1, फटाफट वैल्यू उठा के रख दो आंसर आ जाएगा, तो रख देते भैया। लिखो सॉल्यूशन। हमें कहां से कहां तक करना है तो इसको केस में डिवाइड कर देते। केस 1 0 से x में, 0 से x में, तो अगर 0 से x में करना है, हमें कहां से कहां तक करना है, 0 से x में करना है बेटा, तो कैसे करेंगे 0 से x में। तो इसके लिए हम कार्य लिखेंगे सर k बटा 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, है ना। एक मजेदार सी चीज डिराइव करके देना चाहता हूं मैं आपको, कहां से कहां तक की कहानी। तो x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर x, अरे सर ये तो अभी किया था, हाँ बिल्कुल सही समझे, x स्क्वायर माइनस 0, या इसे हम लिख सकते के एक्स स्क्वायर बटा 2, अभी जो हमने किया। अब है केस 2 की बारी, केस 2 की बारी जो है दिलचस्प। अगर मैं केस 2 देखो बेटा, केस 2, तो केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में क्या हो रहा है सर, केस 2 में x से 2x प्रसार हो रहा है। तो कार्य क्या लिखेंगे, कार्य लिखेंगे सर k बटा 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। क्या बोलती है जनता, चमकता है सभी को, क्या करने का है आगे। तो सर यहां पर अपन को लिखने का होगा, अच्छा ऐसे W डैश बोल देते हैं यार, है ना। वैसे मेरा मन कर रहा है ऐसे W2 बोल दूं क्या, चल बोल देते प्लीज यार। सो हमें ना सब W1 W2 W3 W4 W5 खेलेंगे, तो इसे W2 कर दे, अभी खेलेंगे भैया खेलेंगे, इसे W1 कर दे, खेला होगा खेला। देखो तो यहां पर अब क्या होगा, देखिए भैया जाने पहचाने, तो यहां पर होगा सर k बटा 2 x2 की जगह लिखते हैं हम 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k बटा 2
ये देखो 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है ना, तो कितना आया के एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू 3। हाँ मैंने जानबूझ के 3 अलग लिखा। अरे भाई देख ले, अरे पढ़ लिया होता कभी बचपन में तो आज मेरी शक्ल ऐसे ना देखनी पड़ती। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो 3x स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर को अंदर रख लिया, 3 को बाहर कर दिया। सर बस यही तो गलती हो गई, आज समझ आ रहा है सर, आंखें खोल दी आपने हमारी, बहुत बढ़िया। अब आंखें खुल गई है तो सोना मत फिर से, जाग गए हो तो जागते रहो, जब जागो तभी सवेरा, है ना। मतलब क्या होता है इसका कि जिस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे करना है, मतलब बस उसी दिन से मुझे करना है, मतलब उसी दिन से मुझे करना है, ठीक है, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं करना है हमें। यहां पर के एक्स स्क्वायर बटा 2 ये 3 हो गया, तो W1 क्या था, W1 था के एक्स स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, मैं यहां पर लिख सकता हूं सर W1 अनुपात W2, मतलब W1 बटा W2, ये हो जाएगा सर W1 तो W1 ही है, मतलब के एक्स स्क्वायर बटा 2 है, ये है के एक्स स्क्वायर बटा 2 बटे में 3 गुणे में 3, तो क्या एक्स स्क्वायर मार दिया बहुत जोर से मारा, है ना। 2 अरे 2 भी पूरा मरेगा, है ना, पूरा कटेगा भैया। यहां पर ये पूरे ने ये पूरे को काट दिया, तो क्या बचा सर, यहां से जो आंसर आया ना W1 अनुपात W2 का वो 1:3 आया। दुनिया गोल है इसलिए तो फिजिक्स रोमांचकारी है इस दुनिया में, है ना, तभी तो दुनिया पागल है फिजिक्स के पीछे। यहां पर है ना सर हम तो दूसरे तरीके से पागल है, देखो भैया हम दूसरे तरीके से पागल है ना। देखो किसी के भी पीछे पागल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक तो वो तुम्हें चाहे वो वाला पागलपन और केवल तुम चाहो वो वाला पागलपन, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से म्यूचुअल होता है तो अब मजा आता है। तो यहां से प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं फिजिक्स की बात कर रहा था, तो मत बहको, है ना, बस भावनाओं में बह जाओ। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो फिजिक्स से प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा। अब तुम्हें अपना प्यार दिखाना है ना, तो जब तुम्हारा प्यार भी आएगा तब जिंदगी का मजा आएगा। देख ये है 1 ये है 3, अगर मैंने यहीं पर ही यहां पर मैंने केस 3 बनाया होता और मैंने लिखा होता 2x से 3x तक प्रसार, तो मेरा मालूम है आंसर कितना आता है, एक बार करके देख लेना। W3 यहां पर देख, यहां पर लिखा है 3 का वर्ग होगा 9, 2 का वर्ग होगा 4, तो इनको घटाएगा तो यहां पर 5 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, करके देख कॉपी में, इंटू 5। मतलब मैं बस तुझे दिखाना चाह रहा हूं कि स्प्रिंग में ये वही कहानी होगी जैसा हमने ये समझा था कि अगर एक बॉल को एच हाइट से छोड़ दो तो हर सेकंड में 1:3:5:7:9 की दूरी तय करती है। कुछ बच्चों को अभी ये भी हवा नहीं लग रही होगी, क्यों, क्योंकि आगे पाठ पीछे सपाट ठन ठन गोपाल। यहां पर ये मैंने आपको बताया था बेटा, तो वही कहानी यहां पर भी है, वही कहानी यहां पर भी है। क्यों दुनिया गोल है, देख ध्यान से समझ, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं लिखूंगा W2 अनुपात W3 अनुपात W4 जो होगा वो होगा 1:3:5:9:7, अरे 7:9 आएगा, ठीक है। क्यों आया ये सब कुछ, क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, क्यों आया ये, क्यों आया, मतलब ये हमने ये भी देखा था ना कि कंसेक्यूटिव सेकंड में, मतलब कि लगातार एक के बाद एक क्रमांगत सेकंड में, वैसे ही क्रमांगत दूरी, ये क्या लिख सकते हो आप, क्रमांगत दूरी में प्रसार के लिए स्प्रिंग में किया गया कार्य, स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य के द्वारा, या विरुद्ध भी लिख सकते हो, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि आप जितना करोगे उतना स्प्रिंग भी कार्य करेगा, या विरुद्ध किया गया कार्य
ओके, क्यों आया ये समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बेटा यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, जानो और समझो, तो जो कार्य है वो समानुपाती है एक्स स्क्वायर के, कार्य है समानुपाती है एक्स स्क्वायर के। ऐसी ही कुछ बातें उस दिन मैंने तुम्हें बताई थी, किस दिन, बहुत सदियों पुरानी बात है, जब हम मोशन एंड ग्रेविटी पढ़ते थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि यार ये बात समझो और जानो और देखो कि जो h था वो समानुपाती था टी स्क्वायर के, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर लिखते थे, तो वहां पर प्रारंभिक वेग शून्य होता था, तो यहाँ पे t का मान 1-1 सेकंड रखते जाते थे, तो h का जो मान आता था वो 1:3:5:7 आता था। मैं बस इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि अगर ऐसा कभी भी दिखे तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुझे पता है कि अगर कार्य जो होगा वो समानुपाती है एक्स स्क्वायर के। अरे हाफ और के तो कांस्टेंट है भैया, तो यहां पे जो कार्य है वो समानुपाती है एक्स स्क्वायर की। तो जो क्रमांगत दूरी के लिए वहां क्रमांगत सेकंड थे, यहाँ क्रमांगत दूरी में प्रसार के लिए, प्रसार या संपीड़न के भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग बल के द्वारा या विरुद्ध किया गया कार्य जो होगा उसका अनुपात यही होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अबे क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? नहीं हुआ ना? हाँ कर देते, कोई बड़ी बात नहीं। W1 बटा W2 हमें पता चल गया सर, W1 बटा W2 हमें पता चल गया 1:3 है। तो अगर W1 W है तो W2 क्या है सर? W2 जो है वो 3W है। ये क्या है? 3W। अगर हमें 5 जूल दे दे तो 15 जूल कार्य हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा स्प्रिंग के लिए हमने कंसेप्ट पढ़ा। किसके लिए कंसेप्ट पढ़ा? स्प्रिंग के लिए कंसेप्ट पढ़ा। क्लियर है बेटा? ये बात चमकती है सभी को, है ना? तो इसी में हम ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं। एक लास्ट बात बता देता हूं, ग्राफ कैसे बन सकते हैं स्प्रिंग के लिए। अगर मैं यहां पर स्प्रिंग का, याद होगा आप लोगों को, मैंने पहले बनवाया था स्प्रिंग के लिए एफ और एक्स के मध्य ग्राफ बनाऊंगा। अरे रे रे रे, नजर घटी, दुर्घटना घटी। यहां पर ये होगा एफ, ये होगा एक्स। ये जो बल का कार्य बनेगा ये बाह्य बल का कार्य है ना? सॉरी, बल और एक्स के मध्य ग्राफ जो होगा वो बाह्य बल का होगा। और इसी में अगर मैं स्प्रिंग बल के लिए बनाऊंगा तो वो नेगेटिव में होता है। नेगेटिव में होता है मतलब वो वाला जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। अरे स्प्रिंग बल के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर माइनस के एक्स। F क्या है? स्प्रिंग बल है, प्रत्यानंद बल है। तो उसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर मैं कार्य का ग्राफ बनाऊंगा, अरे ये तो पुराना वाला बनाया था, नया वाला नहीं बनाया है। कुछ बच्चों को लग रहा है भैया वाह इस आदमी ने ग्राफ बना दिया। अरे ग्राफ अभी नहीं बनाया है, ये तो पुराना वाला ग्राफ था। अभी कार्य और एक्स के मध्य अगर समीकरण देखूं तो हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं बाह्य बल के कार्य द्वारा ग्राफ बना रहा हूं तो परवलय बनेगा। उड़ गए तो परवलय बनेगा, क्योंकि W जो है वो एक्स स्क्वायर के समानुपाती है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के समानुपाती है और एक्स की घात ज्यादा है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जो परवलय है वो कैसा बनेगा। परवलय कैसा बनेगा? ऊपर खुलता हुआ परवलय बनेगा। ऊपर खुलता हुआ परवलय क्यों बना? क्योंकि जिसकी घात ज्यादा होती है, रुको एक मिनट, बढ़िया वाला पैराबोला बना लो पहले मैं। जिसकी घात ज्यादा होती है उससे दूर भागता है, डरपोक है। तो किसकी घात ज्यादा है सर? एक्स की घात ज्यादा है, W की घात कम है, तो एक्स से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा। क्या ये बात सभी को चमकती है बेटा? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्प्रिंग कंसेप्ट हमने पढ़ दिया, है ना? इस पर ही बेस्ड 1-2 क्वेश्चन कर लेते फटाफट, फिर हम कार्य के ऊपर बातें करेंगे। सॉरी, ऊर्जा के ऊपर बातें करेंगे, कार्य तो चल ही रहा है। स्प्रिंग बल द्वारा कार्य आपको पता है, एकदम चुटकी बजाकर 2 लाइन का सवाल। एक स्प्रिंग को जब 2 mm खींचा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 4 जूल होती है ना? अब 4 स्थितिज ऊर्जा क्या? स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी आप इसको कार्य ही ले सकते हो। ये किसके जैसा है? कार्य जैसा ही है ना, क्योंकि स्प्रिंग में जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा में जाता है। स्थितिज ऊर्जा हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये सवाल हमसे जरूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा वही कार्य जैसा फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं कि यदि
यदि इसे 10 mm खींचा जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा मतलब कार्य बताना है आपको। ठीक है, अभी के लिए आप इसे कार्य मान सकते हैं। तो यहां पर कार्य और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध है वो आने वाले समय में हम सीखेंगे। हमने स्प्रिंग पढ़ लिया तो ये सवाल हमसे बनना चाहिए। तो देखो क्या बोला है, 2 mm खींचने में कार्य, तो जो कार्य होगा वो होगा हाफ के एक्स। प्रारंभिक से कुछ नहीं बोला, मतलब प्रारंभिक से खींचा, तो 2 का वर्ग, सर mm में है, चिंता मत कर, अभी अपन सेट कर देंगे सब। तो ये हो जाएगा 4 बराबर हाफ के 2 का वर्ग। मत चिंता कर mm की, गोली मार दे। यदि इसे 10 mm खींचा जाए, देख उसने बोला 10 mm खींचा जाए, उसने ये नहीं बोला 10 mm और खींचा जाए, है ना, दोनों में अलग अलग सवाल के आंसर आते हैं। अगर मुझे बोलता है 10 mm खींचा जाए, 10 mm खींचा जाए, तो 10 mm मतलब 0 से 10, और अगर वो मुझे बोलता है 10 mm और खींचा जाए, मतलब अब 12 हो जाता टोटल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर अगर मैं केस 1 था ये मेरा, अगर मैं केस 2 की बात करूं तो कार्य मुझे निकालना है हाफ के 10 का वर्ग। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा था mm का लोड मत ले, क्योंकि यहां पर अगर तुमने इसे, वैसे वास्तविकता में क्या करना चाहिए, हमें यहां पर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए सर, ये mm को मीटर में ले जाने के लिए क्या लिखेंगे, mm को मीटर में ले जाने के लिए 10 की घात -3 का वर्ग, क्योंकि mm पहुंचा मीटर में, mm पहुंचा मीटर में। तो यह कैसे हुआ, ये हो गया 2 था, तो यहां पर 2 गुणा 10 की घात -3, mm को मीटर में ले जाएंगे तो -3 वर्ग, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर है। तो चाहो तो ये करो, लेकिन हम ये नहीं करने वाले, हम ये नहीं लिखने वाले। क्यों नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि हम सीधे सीधे अनुपात ले लेंगे, इसमें भी करेंगे तो कट जाएगा आराम से। तो अनुपात ले लो, 1/2 कर लो, 1/2 आंसर आ चुका है आपके पास। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा 4/W, जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1/2 के 2 का वर्ग बटा 1/2 के 10 का वर्ग। तो 1/2 के ने 1/2 के को मार दिया। ओहो, बहुत दुख हुआ हमें, लेकिन हम आंसर ले आ चुके हैं। यहां हो जाएगा 4/W बराबर 4/100। तो 4 ने 4 को मार दिया, W बराबर आ गया 100 जूल। W बराबर किसका, कितना आ गया, 100 जूल आ गया। क्लियर है बेटा। तो जो कार्य करना होगा, है ना, इसे 10 mm खींचा जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, या जो कार्य करना होगा इसे 10 mm खींचने के लिए, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हाफ, ये 2 का वर्ग था तो इसमें कर दिया हमने सॉल्व, है ना। जैसे हमें सॉल्व करना चाहिए था हमने करा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो उसके बाद दूसरी समीकरण बनाया, W बराबर हाफ के 10 का वर्ग, और इसमें से हाफ के कट जाएगा, तो यहां से बचेगा 2/10 का वर्ग। तो यहां पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 100, 4 ने 4 को मार दिया, कार्य आ गया 100 जूल। क्लियर है बेटा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, इसे आप आराम से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के ऊपर, है ना। ऊर्जा की कहानी काफी आसान है, छोटी मोटी कहानी है। ऊर्जा पे वैसे हमें कहानी छोटी नहीं है, इस पर बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ऊर्जा का जो इंट्रोडक्शन है वो छोटा ही इंट्रोडक्शन है। ऊर्जा की वही वाली छोटी छोटी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ जो आप क्लास 9 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ते थे, और ऊर्जा के लेके हमें ये बातें जो डे टू डे लाइफ है उससे भी समझ में आती है ना। तो मैं यहाँ पर नीट लेवल की ही बातें करूंगा, मैं इसमें ऐसी फालतू के इधर उधर की बातें ज्यादा करने वाला नहीं, ताकि हम सीधे अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ पाए। जो ऊर्जा होती है बेटा, तो ऊर्जा क्या है, वास्तव में कार्य करने की आंतरिक क्षमता ऊर्जा कहलाती है ना। मतलब कि अगर एक वस्तु है तो उसमें कार्य करने की क्षमता कितनी है वो क्या कहलाएगी, उसकी ऊर्जा। तो जैसे अगर मैं कार्य की बात करूं, तो जैसे मान के चलो एक डब्बे को हम अभी तक जो समझ रहे थे, एक डब्बे को हमने धक्का दिया, तो जब हम डब्बे को धक्का दे रहे तो वो कार्य हो रहा है, तो कार्य कहां से हो रहा है, वो मैंने किया, मैंने धक्का मारा, तो मेरी ऊर्जा खर्च हुई। तो ये क्या हो गया भैया, यह मेरी ऊर्जा खर्च होके कार्य में गई। तो वास्तविकता में क्या है, यह आंतरिक क्षमता है जिससे मैंने उस पर कार्य किया।
अब कार्य जो है बेटा, कार्य और ऊर्जा आप ऐसा समझ सकते हो कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब क्या हुआ कि इससे वो और उससे ये बनाया जा सकता है। मतलब कार्य करके मैं ऊर्जा प्राप्त कर सकता हूं या ऊर्जा से ही कार्य कर सकता हूं, है ना। देखो दोनों का अटूट बंधन है। अगर ये है तो ये है तो वही है ना। तो ऊर्जा के बिना कार्य नहीं है, कार्य के बिना ऊर्जा नहीं है, और कार्य है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो कार्य है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉक को, देख बहुत छोटी सी बात है, एक ब्लॉक को धक्का मारा तो उसमें कार्य हो, उसमें कार्य कहां से हुआ? मेरी ऊर्जा से हुआ, मेरी ऊर्जा से हुआ। मुझे ऊर्जा कहां से आई? मुझे ऊर्जा आई खाना खाने से। तो खाना कैसे आया होगा? तो कैसे वह सर जब पौधा था छोटा सा, है ना, तो गेहूं चावल वगैरह के जो छोटे छोटे पौधे थे वो जब बड़े हुए तो उसने क्या किया? उसने सूरज की ऊर्जा खाई ना। तो सूरज की ऊर्जा और मिट्टी से पोषण वगैरह लेकर उसके पास ऊर्जा आई, उससे ऊर्जा मेरे पास आई, मैंने कार्य कर दिया ब्लॉक पर। अब हो सकता है कि जो ब्लॉक है उसके पास गति के कारण ऊर्जा आ जाए, इसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो मेरे कार्य से फिर ऊर्जा आ गई, ठीक है। तो ऊर्जा कार्य ऊर्जा, यही चक्कर चलता रहता है बेटा, है ना। तो अगर मैं कार्य ऊर्जा का भी प्रकार वकार भी देखेंगे, लेकिन अगर मैं ऊर्जा की बेसिक सी बातें करूं तो ऊर्जा क्या है? कार्य ही है एक तरीके से। तो अगर मैं इसमें यहां पर इसके मात्रक की चर्चा करूं तो इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? इसका ऐसा ही मात्रक भी हो जाएगा जूल्स। क्या हो जाएगा बेटा? जूल। या सीजीएस मात्रक हो जाएगा इसका भी, अर्ग। या इसके अलावा और भी जितने मात्रक हमने लिखे थे, है ना, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक मतलब कौन कौन से मात्रक हमने लिखे थे? सर हमने कुछ ऐसे अजीब अजीब से मात्रक लिखे थे जैसे किलोवाट आवर, है ना, ये सब आपको बता चुका हूं मैं, है ना। या इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक लिखा था। तो ये सब मात्रक क्या है? अब यही सारे मात्रक ऊर्जा में भी आ जाएंगे। इसके अलावा एक दो और ऊर्जा के स्पेसिफिक मात्रक मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में तो मैं बताया था। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी के लिए याद रख लो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये हमने पहले डिस्कस किया था कार्य में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सा मात्रक बता रहा हूं ऊर्जा के लिए, है ना। यह जो हम खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का एक और मात्रक आपने सुना होगा, कैलोरी। क्या सुना होगा? कैलोरी। तो कैलोरी जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? यह जो खाने से ऊर्जा मिलती है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। और आगे ऊष्मा के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ऊष्मा मतलब जो हीट के फॉर्म में एनर्जी है उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे ना। तो कैलोरी भी एक और अन्य मात्रक है। जैसे जो जूल और कैलोरी में संबंध होता है ना, तो जो एक कैलोरी होती है, एक कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल, या इसे हम लगभग 4.2 जूल लिख सकते हैं के बराबर होती है। यह आने वाले समय में जब हमें काम आएगी उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ऊर्जा के ऊपर और मात्रक वगैरह देख सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं इसकी विमा पे चर्चा करूं बेटा, विमा पे, तो इसके लिए विमा क्या होती है? सर इसकी जो विमा होगी वो होगी Ml2T-2। क्या हो जाएगी इसकी विमा? Ml2T-2 इसकी विमा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्य की जो ऊर्जा है वही, कार्य की जो विमा है वही ऊर्जा के लिए भी होगी। अच्छा सर, ये तो सब हमें चमकता है। इसके अलावा एक और छोटी सी बात कि ऊर्जा के प्रकार होते हैं ना, जैसे कक्षा 9वीं 10वीं में छोटे हम लोग ये चैप्टर पढ़ते। क्या हो जाएगी इसकी विमा? Ml2T-2 इसकी विमा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्य की जो ऊर्जा है वही, कार्य की जो विमा है वही ऊर्जा के लिए भी होगी। अच्छा सर, ये तो सब हमें चमकता है। इसके अलावा एक और छोटी सी बात कि ऊर्जा के प्रकार होते हैं ना, जैसे कक्षा 9वीं 10वीं में छोटे हम लोग ये चैप्टर पढ़ते थे लोअर स्टैंडर्ड्स में, तो ऊर्जा के काफी सारे प्रकार पढ़ते थे। जैसे हम ऊर्जा को लेकर बातें करते थे कि सब प्रकाश ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, रसायन ऊर्जा होती है, ठीक है। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है ना। और इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन हम उन सभी ऊर्जाओं के बारे में अब नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उसका नीड से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हम हमारे काम की बात की तरफ बढ़ना चाहेंगे बेटा। यहां से हम ऊर्जा जो है, ऊर्जा उसको दो भागों में, या मतलब ऊर्जा का जो एक इंपॉर्टेंट सा भाग है उसकी तरफ जाना चाहते हैं, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। इसके अलावा प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा, मतलब दुनिया भर के प्रकार होंगे जो भी मैंने पहले भी बताया और ये भी अभी बताया। लेकिन हमें क्या पढ़ना है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहां पर सब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा। अब जो यांत्रिक ऊर्जा होती है बेटा, इसे हम इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है ना, ये आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा। मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है जो गति के कारण या वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण ऊर्जा जो होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, या हम उसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ना शुरू करने वाले। काइनेटिक एनर्जी, जब वस्तु गति करता है तो उसकी गति के कारण जो उसके पास ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और साथ ही साथ बेटा, साथ ही साथ है ना, हम जो स्थिति के कारण, स्थिति या अवस्था के कारण, अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, या हम उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट सी चर्चा है जो अब हमें करना शुरू करना है ना। हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना चाहते हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एक एक कर कर। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा का कार्य के साथ संबंध देखेंगे, फिर बाद में जाके स्थितिज ऊर्जा पे चर्चा करेंगे एक दो लेक्चर बाद। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा बेटा वस्तु की गति द्वारा इसके कार्य करने की आंतरिक क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि अगर एक वस्तु गति कर रही है तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता, या उल्टा भी कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु को, उल्टा भी कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु को रोकने में या विरामावस्था से वस्तु को वर्तमान वेग प्रदान करने के लिए कार्य की मात्रा द्वारा कार्य की मात्रा द्वारा वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना की जा सकती है। मतलब कि जब वस्तु देख अभी रुकी हुई है तो उसके पास मैंने कुछ धक्का लगा, मैंने कुछ कार्य किया, तो उससे जो गति आई उसके पास, उस जो ऊर्जा उसने ग्रहण कर ली, उस ऊर्जा को मैं गतिज ऊर्जा कहता हूं। क्या कहते हैं बेटा? हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से अगर वो गतिमान थी और उसे मुझे रोकना है तो जितनी ऊर्जा है उसके पास एक गतिज ऊर्जा, तो उतनी ऊर्जा मैं खा जाऊं, मैं ले लूं उससे वापस, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा उसकी गति के विरुद्ध। तो उसे ही हम, वो जितना कार्य करना पड़ेगा मुझे उसकी गति के विरुद्ध, मतलब उसकी ऊर्जा को वो नष्ट करने के लिए, वह ऊर्जा जो उसके पास थी, या देख अबे जितनी ऊर्जा थी उतना तो मैं कार्य करूंगा। तो बस 10 सेवफल थे, 10 मुझे लेने हैं, तो मैं कितने सेवफल ले रहा हूं? वाह 10 सेवफल, कितने इंटेलिजेंट लोग। तो वही तो बात होगी, तुम्हारे पास गति के कारण कितनी ऊर्जा थी उतनी ऊर्जा मुझे लेनी है, तो उतनी ही ऊर्जा मैं लूंगा, तो वो क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। तो मैंने कितनी कौन सी ऊर्जा ली है? वैसे मैंने कार्य किया है, वो ऊर्जा क्या, वो कार्य क्या है? गतिज ऊर्जा है। क्लियर है बेटा? तो ये छोटी छोटी सी बातें गतिज ऊर्जा को लेकर हम समझ सकते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? बताओ भैया, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? सर गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², है ना, हाफ mv²। वो उस क्षण का वेग लिख दो, तो यहां पर हम गतिज ऊर्जा के बारे में ज्ञात बातें कर सकते हैं। अच्छा सर जी, इसका मात्रक, अरे यार मात्रक नहीं लिख रहा हूं यार मैं। मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा इसका मात्रक भी, और विमा भी वही होगी।
ऊर्जा है ना भैया, Ml2T-2। तो चलिए बेटा, आज की क्लास के लिए हमें इतना ही रखना था, है ना। हमें गतिज ऊर्जा क्या होती है ये पढ़ना था, साथ ही साथ, है ना। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें गतिज ऊर्जा के संबंध देखेंगे संवेग वगैरह से। अब हम जाने से पहले बस ये गतिज ऊर्जा के ग्राफ बनाना चाहते हैं कि गतिज ऊर्जा के ग्राफ कैसे बनेंगे। तो एक बार ये सबको चमकता है भैया, गतिज ऊर्जा आसान सी बात है ना। गतिज ऊर्जा क्या, हाफ mv², जो गति कर रहा है उसके कारण गतिज ऊर्जा। लो भैया एक छोटा सा एग्जांपल करवा देता हूं, चुटकुसा। अगर मान के चलो द्रव्यमान है 5 किलो, m बराबर 5 किलो का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, तब गति के कारण ऊर्जा कक्षा 5वीं का करवा रहे हो आप तो, ये अब क्या करें भैया, कुछ भोले लोग हैं हमारे साथ। तब गति के कारण ऊर्जा कितनी होगी। तो सर गति के कारण ऊर्जा हम लिख सकते हैं के बराबर हाफ mv²। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हाफ इनटू द्रव्यमान है 5 इंटू 10 का वर्ग। तो क्या 1/2 5 गुणा 10 इंटू 10, तो ये आ गया 2500 जूल, सॉरी मतलब 250 जूल। ठीक है, तो छोटे छोटे सवाल कक्षा 5वीं के हम कर सकते हैं। हम तो इस पे ग्राफ बनाना चाह रहे थे ना, केवल सवाल फील के लिए था। तो गतिज ऊर्जा में ग्राफ कैसे कैसे कौन कौन से बन सकते हैं, देखो बेटा ध्यान से। अगर मैं यहां पर V और K के मध्य ग्राफ बनाना चाहता हूं, है ना, किसके मध्य, K और V के मध्य ग्राफ, तो कैसा बनेगा ये बता दो जल्दी से। सर K और V के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ परवलय बनेगा। क्यों, क्योंकि K जो है वो समानुपाती है V² के। किसके समानुपाती है, V² के समानुपाती है, इसलिए ग्राफ क्या बना, परवलय, V से दूर भागता हुआ। हाँ देखना ध्यान से ना, वो कभी कभार ऐसा भी कर सकता है, वैसे ये करेगा नहीं, बस केवल मजे लेने के लिए ऐसा कर सकता है कि नीचे रख दिया V रख दिया, तो ग्राफ कैसा बनेगा, सर परवलय ही बनेगा। क्योंकि अरे यार जहां भी कहा 2 होती है परवलय बनता है, तो ये परवलय V से दूर भागता हुआ बनेगा। किससे दूर भागता हुआ बनेगा, V से दूर भागता हुआ बनेगा। इसी प्रकार से नियत वेग हो अगर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहां पर सर हाफ के बराबर हाफ mv², और अगर वेग नियत हो जाए तो द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा। मतलब कि अगर मेरे पास एक वैसी वस्तु है जिसका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो सर ये ग्राफ जो बनेगा सरल रेखा बनेगा। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है सर वेग है वो नियत हो गया, तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो समानुपाती हो जाएगी द्रव्यमान की। अरे ये वेग तो नियत हो गया ना, तो K समानुपाती हो गया M के। तो ये छोटे छोटे से ग्राफ हमें समझ में आने चाहिए, हमसे बनने चाहिए। इसमें संवेग वगैरह के भी ग्राफ बनते, वो अब हम आने वाली क्लासेस में बनाएंगे बेटा। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। 2 सवाल दे रहा हूं क्विज के रूप में, जल्दी से इनका जवाब बताओ, फिर आने वाली क्लासेस में हम और आगे पढ़ेंगे। तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से इसका जवाब बताइए। स्प्रिंग का आपको K दिया गया है 5 सेंटीमीटर, फिर 5 से 15 तक प्रसार करना है, तो कार्य क्या होगा। पांच से 15 सेंटीमीटर प्रसार के लिए कार्य, AIEEE का सवाल है, समझ रहे हो, जी मेंस लेवल का सवाल था, आसान बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये केवल 30 सेकंड का सवाल, गतिज ऊर्जा और वेग के मध्य ग्राफ बताइए। 30 सेकंड में नहीं लगना चाहिए उस सवाल के लिए, बिल्कुल ही तुच्छ कोटि का सवाल।
चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। इन दोनों सवालों के हम जवाब जान लेते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है, देखो बेटा ध्यान से। बोला गया है बल नियतांक है हमारे पास सर, और स्प्रिंग में पहले से 5 सेंटीमीटर प्रसार है, इसे 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक प्रसारित करने में किया गया कार्य। तो कार्य होता है k बटा 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। k कितना है, k है सर 800, तो 800 बटा 2 इंटू x2 क्या है, x2 सर ये है 15 सेंटीमीटर। हो 0.15 है बेटा, वो मीटर में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा, मीटर में रखना पड़ेगा, या आप चाहो तो 100 से डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। माइनस 0.05 का स्क्वायर। देखो अगर ये गणित तुम्हें टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम इसे 15/100 लिख लो और इसे 5/100 लिख लो और उसकी वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, है ना। कैसे बोल रहा हूं मैं, देखो मैं बोल रहा हूं 800/2 इंटू 15/100 का वर्ग माइनस 5/2 का वर्ग। ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ना। तो यहां से 100 को कॉमन ले लो, 100 के वर्ग को कॉमन ले लो और सॉल्व कर लो। मैं इससे भी कर देता हूं, इससे भी कर देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 800/2 इंटू ये हो जाएगा बेटा 0.15 का वर्ग होता है 225, तो 0.225 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 0.0025। दशमलव के बाद में 4 अंक आने चाहिए, दशमलव के बाद में 4 अंक आने चाहिए। अब अगर मैं इसे घटाऊंगा तो ये यहां से कितना बन जाएगा, यहां पर ही लिख देते हैं, यहां पर हो जाएगा 800/2, ये हो जाएगा 800/2 इंटू 0.02। तो ये 2 से 2 कट गया, 0 से 0 उड़ गए, 8 जूल आ जाएगा। सॉल्व कर ले, सब कुछ सर आप ही कर दो। ये अच्छा नहीं लगता तो यहां से कर लो, 800/2, इसमें से 10 की घात 4 0 बाहर निकाल लो, है ना, या 10 इंटू ये यहाँ पे एक के आगे 4 0, क्योंकि 2 0 ये 2 0 ऐसा नहीं, 2 ये 2 4 बन गया। अबे ये 2 है, 2 का वर्ग है तो 4 है, यहाँ पे हो जाएगा 225 माइनस 25, तो भी बात बराबर ही है, आंसर वही आ जाएगा 225 माइनस 25। लो भैया आ गया आंसर। चल हाँ भैया, तो ऐसे ये पहला बढ़िया सा सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला बढ़िया सवाल क्या करोगे इसका आंसर, चलो भैया बहुत बढ़िया। अरे गतिज ऊर्जा और वेग के बीच में अभी ग्राफ बताया है ना, गतिज ऊर्जा होती है ½ mv² के बराबर होती है। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। क्लास में अनियत बल द्वारा कार्य हमने पढ़ लिया। कार्य जो होता है वह होता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx, या अगर आपको व्यापक रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हो fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz। उसके बाद में स्प्रिंग बल के ऊपर बात करी हमने, स्प्रिंग बल इंपॉर्टेंट सी बात करी। स्प्रिंग बल के लिए जो सूत्र पढ़ा हमने, है ना, जो कार्य होता है वो होता है k/2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सूत्र, या कार्य को लिख सकते हैं हम ½ k x²। साथ ही साथ जो ऊर्जा होगी उसमें हमने 2 प्रकार की ऊर्जा पढ़ना है, तो आज एक प्रकार की ऊर्जा पढ़ ली, गतिज ऊर्जा, जो कहती है ½ mv²। गतिज ऊर्जा खत्म नहीं हुआ है, इसमें तो अभी प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हमारी बची है। तो ये एकदम फॉर्मूले पढ़े आज हमने और क्वेश्चंस करे बेटा। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि fx, है ना, यहां पर f और x है, तो fx के ग्राफ से के मध्य ग्राफ कार्य देता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा। हम मिलेंगे कल की क्लास में, जिसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ेंगे हम, और गतिज ऊर्जा से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। चलिए बेटा, तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक के लिए इतना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना और बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।